तो चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर जो आज के अखबारों में न्यूज़ हेडलाइंस थी और जिन्होंने आज बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन खबरों को हम लोग इसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस आज की बात में जो पहला न्यूज़ है कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अंडर द सीपेक। सीपेक एक प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान और चाइना का मिला हुआ प्रोजेक्ट है। उसको बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बहुत नाक में दम कर रखा है इंडिया के। रीज़न क्या है कि ये पीओके से होके गुजरता है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 46 बिलियन का प्रोजेक्ट है। 46 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और ये जिंगजियांग प्रोविंस जो चाइना का है, वहाँ से ग्वादर पोर्ट जो अरेबियन सी में है, उस ग्वादर पोर्ट को जोड़ने वाला ये प्रोजेक्ट है। और इसमें बहुत तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा चाइना पाकिस्तान के अंदर, ताकि पाकिस्तान के को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए और जिंगजियांग प्रोविंस से जो वो एक्सपोर्ट करना चाहता है या इंपोर्ट करना चाहता है, उसके लिए प्रॉपर उसको एक ट्रांसपोर्ट मीडियम मिल जाए। तो इसके लिए उसने सीपेक प्रोजेक्ट, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, इसने सिल्क रूट से इसको जोड़ के रखा है, ये प्रोजेक्ट डाला है। अभी न्यूज़ में क्यों है भाई? ये कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की वजह से न्यूज़ में। ये कोहाला एक झेलम रिवर पर बन रहा है ये प्रोजेक्ट। झेलम रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है और इस प्रोजेक्ट को इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया है। क्यों ऑब्जेक्ट किया है? क्योंकि ये पीओके में बन रहा है और पीओके डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और डिस्प्यूटेड टेरिटरी में अगर आप कुछ करते हो तो हम ऑब्जेक्ट करेंगे ही। तो ये कोहला काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। 1124 मेगावाट एनर्जी का प्रोजेक्ट है। क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने की, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी झेलम रिवर के वाटर से प्रोड्यूस करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है चाइना का। और चाइना और पाकिस्तान मिल करके, और ये इलेक्ट्रिसिटी वापस पाकिस्तान को ही बेचा जाएगा। चाइना किस तरह से अपनी नई तरह की डिप्लोमेसी, जिसको कहते हैं डेप्थ डिप्लोमेसी में कैसे पाकिस्तान को फंसा रहा है, ये आज नहीं पता चलेगा पाकिस्तान को, 10 साल बाद पता चलेगा। तो ये कोहला हाइड्रो प्रोजेक्ट नाम याद रखिएगा। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किस रिवर पर है, तो झेलम रिवर पर है। कितने मेगावाट का है? 1124 मेगावाट का है। ये कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है? ये सीपेक का पार्ट है। इसमें 3 ही बातें इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 है द वर्ल्ड रिलीज्ड इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जून 2022 रिपोर्ट। असल में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। अगर किसी देश में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उस देश को जानने के लिए ये रिपोर्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि उस देश में या वर्ल्ड में इस समय इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह की है। ये रिपोर्ट साल में 2 बार आती है, यानी सेमी एनुअल रिपोर्ट है। ये सेमी एनुअल रिपोर्ट निकालता कौन है? ये वर्ल्ड बैंक निकालता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है और इसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। और इसने कहा है कि लगभग 60 मिलियन से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे, पॉवर्टी स्ट्रिकन हो जाएंगे और सभी कंट्रीज़ की इकोनॉमी 3 to 8% से आउटपुट लॉस करेगी। तो ये बड़ा एक सिम्टम दिया है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ने कि आने वाले दिनों में इकोनॉमिक्स की हालत बहुत ख़राब होने वाली है, एम्प्लॉयमेंट की हालत बहुत ख़राब होने वाली है। तो ये रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किस लिए निकालता है? ये बताने के लिए कि अभी किसी भी देश में या वर्ल्ड में इकोनॉमी का क्या सिनेरियो है, क्या प्रोस्पेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड न्यूज़ पर आते हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 4 जून। हाँ, हर साल, आज 4 जून है, 4 जून को हर साल ये इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, जो चिल्ड्रन विक्टिम हुए हैं वॉर के, एग्रेशन के, ये शुरुआत इसकी की गई थी 1982 से। लेबनन वॉर जब हुआ था तो लेबनन वॉर की वजह से ये शुरुआत की गई थी 1982 में इसकी। और तब से चाइल्ड राइट्स के लिए ये काम करते हैं और 4 जून को इसको मनाया जाता है कि अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए वेरियस एग्रेशन से, जो हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं अक्सर। इसमें एक और ख़ास बात ध्यान रखिएगा कि ये गाइड होता है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। एक कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये आज के डेट में, आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सबसे तेजी से रेटिफाई होने वाला इंटरनेशनल लॉ है आज के डेट में। मतलब रेटिफाई होने का मतलब हर लॉ, इंटरनेशनल लॉ अपने देश में लोग साइन करवाते हैं, पार्लियामेंट में पास करवाते हैं। तो ये ऐसा राइट है, CRC इसको बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ये सबसे तेजी से साइन होने वाला लॉ है आज के डेट में, क्योंकि चाइल्ड राइट को लेकर के बहुत कंसर्न हो गए हैं लोग। नेक्स्ट नंबर 4 पे आते हैं। ये आपने देखा स्वदेश, SWADS, स्वदेश, याद आई ना फिल्म, शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश। बस उसी फिल्म को याद रखोगे तो ये न्यूज़ याद रहेगा आपको, क्योंकि जो लोग विदेश से लौट रहे हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स विदेशों से लौट रहे हैं, उनके लिए ये स्कीम है स्वदेश स्कीम। इसका फुल फॉर्म है
स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, यानी जो स्किल्ड वर्कर विदेशों से आ रहे हैं उनका डेटाबेस इकट्ठा किया जा रहा है, उनका डेटाबेस बनाया जा रहा है और उस डेटाबेस से उनको आगे अपने ही देश में कैसे काम लिया जाए और उनके टैलेंट को कैसे यूटिलाइज किया जाए, इस पर ये प्रोग्राम बनाया गया है, स्वदेश प्रोग्राम। ये 3 मिनिस्ट्रीज मिलकर के इसमें काम करती हैं। अब इसको याद रखने के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा, 3 मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ये 3 डिपार्टमेंट्स मिल करके, ये 3 मिनिस्ट्रीज मिल करके पूरा प्रोग्राम, पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे ही सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि आप विदेश गए थे तो वहां पे अपने कौन सी स्किल की वजह से आपने पैसा कमाया, उसी स्किल को क्यों ना हम अपने देश में अडॉप्ट करें, क्योंकि अब उनको भेजने का हमारा इरादा नहीं है और उनका भी जाने का इरादा नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन से वो लौटे हैं कोविड में, तो कहीं ना कहीं हम उनके टैलेंट को यहाँ यूटिलाइज करेंगे और उनके लिए रोजगार मुहैया कराएंगे इस स्वदेश स्कीम से। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, एक MOU साइन हुआ है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड भूटान ऑन कोऑपरेशन ऑफ द एरियाज ऑफ एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट के क्षेत्र में इंडिया और भूटान, आपको पता होगा कि भूटान वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी है, कंट्री है, वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट कंट्री है भूटान। और ये भूटान और इंडिया का बहुत पुराना रिश्ता है, हम लोगों ने फ्रेंडशिप ट्रीटी वगैरह भी साइन की हुई है। ये जो नई ट्रीटी हम लोगों ने साइन की है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, ये 2016 में खत्म हो गई थी, 2016 में खत्म हो गई थी, फिर से रिन्यू किया जा रहा है। ये 10-10 साल के लिए एक बार साइन किया जाता है कि हम लोग इन द एरिया ऑफ एयर, वेस्ट मैनेजमेंट, केमिकल मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज और भी जो सेक्टर हम लोग डिसाइड करेंगे एनवायरमेंट के क्षेत्र में, हम उस पर दोनों लोग मिल करके काम करेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं हमसे आगे या हमसे ज़्यादा महारत रखता है भूटान अपने एनवायरनमेंट को मैनेज करने में, तो हम भी उससे सीखेंगे और हमसे भी वो बहुत कुछ पाएगा, जिससे कि ये कोऑपरेशन चलेगा और हम लोग एनवायरनमेंट को सेव करने का काम करेंगे। नेक्स्ट नंबर 5 हो गया। नंबर 6 में है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स PDCs, EGOS और PDCs क्रिएट किए जा रहे हैं मिनिस्ट्रीज में फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, यानी इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कुछ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज मतलब ये जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, IRS ऑफिसर्स होते हैं, इन लोगों को मिला करके इनकी एक टीम बनाई जा रही है कि वो कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाए कि हम लोग चाइना से भागने वाले इन्वेस्टमेंट को या अन्य देशों से इन्वेस्टमेंट जो देख रहे हैं भारत की तरफ, क्योंकि भारत ने इस कोविड-19 सिचुएशन में अपने आप को एक अलग पावर की तरह दर्शाया है। वो कहीं से जैसे चाइना चीट कर रहा है, चाइना लोगों के साथ धूर्तता कर रहा है, तो उस धूर्तता से बचने के लिए लोग भाग करके इंडिया जैसे सेफ हेवन को खोज रहे हैं। तो ऐसे सेफ हेवन में आने के लिए कि कहीं ना कहीं हम लोग को पहले एक उस तरह का नीश क्रिएट करना होगा, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। इसको क्रिएट करने के लिए EGOS बनाए गए हैं। ये EGOS में कौन कौन होंगे? कैबिनेट सेक्रेटरी इसके चेयरमैन होंगे और कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ साथ जो अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं, जैसे प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उनके मेंबर्स हैं, नीति आयोग के मेंबर्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के मेंबर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी, इन सबको मिला करके EGOS बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ दूसरा जो एक पार्ट बनाया जा रहा है वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल का मेन काम होगा कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर। ये दोनों का, ये सेल स्टेट और सेंटर में जो प्रॉब्लम्स रहती हैं किसी इन्वेस्टमेंट को लाने में, उसको दूर करेगा, स्टेट को हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा, ताकि वहां पर इन्वेस्टमेंट आ सके। ठीक है, ये भी आज न्यूज़ में था। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए न्यूज़ में है, एक नई कमीशन बनी है। उस कमीशन का नाम है फार्माकोपिया फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथिक। होम्योपैथ और इंडियन मेडिसिन सिस्टम जैसे आयुर्वेद सिस्टम है, उसको डेवलप करने के लिए एक नया कमीशन बनाया गया है, फार्माकोपोइया। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग 8वें न्यूज पर। 8वें न्यूज में STIP 2020 यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी, यानी हमारे यहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने और डिपार्टमेंट से मिल करके एक पॉलिसी बनाने की बात करी है और वो पॉलिसी रिलीज होगी बहुत जल्दी, इस पर नजर रखिएगा। और SIT करके पूछ सकता है SIT 2020 क्या है, STIP 2020 क्या है, ये करके आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो STIP 2020 क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी। आते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 अरुणाचल प्रदेश से ये खबर है कि अरुणाचल प्रदेश प्लान्स टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउसहोल्ड बाय 2023, यानी 2023 तक टारगेट लिया है अरुणाचल प्रदेश ने कि हर घर को
चाहे वो ग्रामीण इलाके का हो, चाहे पहाड़ी इलाके का हो, हर घर को वो क्या करेगा, टैप वाटर से वो जोड़ेगा। और ये हमारे जल जीवन मिशन जो नेशनल लेवल पर नेशनल जल जीवन मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये उसका पार्ट है। क्योंकि नेशनल जो जल जीवन मिशन है उसके 4 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है नेशनल जल जीवन मिशन, ये नेशनल लेवल पर टारगेट लिया जा रहा है। फिर स्टेट लेवल पर देखिए कि स्टेट जल जीवन मिशन, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जल जीवन मिशन, और ग्रामीण लेवल पर विलेज लेवल पर पानी समितियां बना करके इस मुहिम को छेड़ा गया है। इस बार पंचवर्षीय योजना में, मतलब 5 ईयर में, ये जो 5 ईयर मोदी का सेकंड 5 ईयर था, इसमें इन्होंने पानी को टारगेट किया। जैसे पिछली बार उन्होंने स्वच्छता को टारगेट किया था, इस बार इन्होंने पानी को, वाटर को टारगेट किया है कि हर घर में टैप्ड वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हमारे देश की ये बहुत बड़ी समस्या है, खासकर के वेस्टर्न और जो रेन शैडो एरिया है उसमें। तो वहां पर ये हर गांव में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। अभी अरुणाचल प्रदेश ने टारगेट लिया है, बिहार ने टारगेट लिया है। ये लास्ट न्यूज़ में हम लोगों ने बिहार को देखा था, और अभी अरुणाचल प्रदेश ने भी ये टारगेट ले लिया कि 2023 तक जाते जाते हम हर घर को टैप वाटर से जोड़ देंगे। नेक्स्ट, आखिरी न्यूज़, 10वां न्यूज़, 6th मास एक्सटिंक्शन द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। रिसर्च ने बताया कि 6वां मास एक्सटिंक्शन होने जा रहा है। दुखद खबर है। और आजकल हर आदमी को ये लग रहा होगा कि सब कुछ, कहीं अम्फन आ रहा है, कहीं नैसर्ग आ रहा है, तो कहीं भूकंप आ रहा है दिल्ली में, तो कहीं कोविड-19 तो है ही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं आ रही हैं। रिसर्च बता रहा है कि हम मास एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग 5 मास एक्सटिंक्शन देख चुके हैं। और एक बार जब मास एक्सटिंक्शन हो जाता है, यानी इस धरती से समूल लगभग 90% जीव जंतु मर जाते हैं, फिर से रिवाइव करने में मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर लगता है। और ये 6th मास एक्सटिंक्शन से आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो पूछ सकता है इसके पहले के 5 एक्सटिंक्शन कौन कौन थे। हम उसको डिटेल पूरा एक वीडियोस पर बनाएंगे। और अभी का पूछ सकता है कि ये जो 6th मास एक्सटिंक्शन है ये कौन कर रहा है। इसको एंथ्रोपोसीन मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। एंथ्रोपोसीन मतलब जनरेटेड बाय ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स, आपने अभी वो एलिफेंट वाला केस देखा ही कि किस तरह से मास एक्सटिंक्शन कर रहे हैं। पिछले 100 साल में 400 से ज़्यादा स्पीसीज को हम एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, जिनको कि अगर नॉर्मली ह्यूमन बीइंग नहीं इंटरवीन करता तो कम से कम 1000 साल वो लोग जीते। 1000 साल बाद ये एक्सटिंक्शन होता, उनका हमने 100 साल में निपटा दिया पूरा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम, जैसे वो केरला वाला एलिफेंट वाला केस देख रहे हैं, हम लोग इनह्यूमन हो गए हैं। और अपनी इनह्यूमन नेचर की वजह से हम इस पृथ्वी को धीरे धीरे एनवायरमेंटल लॉस कर रहे हैं, और एनवायरमेंटल लॉस की वजह से धीरे धीरे ये पृथ्वी ख़त्म हो रही है। इसके साथ ही मेरा ये आज की ताज़ा खबर आज ख़त्म होती है।